अगर मैं राज्य के बारे में बात करूं तो आपके मन में क्या आएगा कि राज्य क्या होता है? तो आप जाहिर सी बात है यही कहेंगे कि राज्य के लिए एक लैंड का होना ज़रूरी है, उसके लिए पब्लिक का होना ज़रूरी है, वहाँ पर एक रूल रेगुलेशन का होना ज़रूरी है, तो मतलब इन सभी को मिलकर एक स्टेट बनता है। तो नहीं, आज के इस वीडियो में हम उस स्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम स्टेट को ऐसे तरीके से समझेंगे कि जब कोई एक संस्था होती है उसको हम स्टेट कब कहेंगे, ठीक है, वो कब स्टेट के अंदर आएगा। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसके आधार पर हम जान जाएंगे, कैसे हम जानेंगे कि वो स्टेट हो सकता है, ठीक है, और कौन कौन सी संस्थाएं उस स्टेट के अंदर आती हैं, इसको भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा स्टेट को डिफाइन करने के लिए उसके कुछ एजेंसी टेस्ट जस्टिस PN भगवती साहब के द्वारा जो दिया गया था वो एजेंसी टेस्ट क्या है, इसको भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो डिटेल में स्टेट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले, जो कि हमारे मेंस पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है, ठीक है। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा दी गई है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। इसमें है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट चले जाते हैं। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं तथा राज्य के खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। अब रिट जारी कर सकते हैं किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि राज्य है कौन, तो इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। जब भी अगर हम DPSP की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। कौन? हमारा DPSP, ठीक है। इसके अलावा तथा जब हम राज्य की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह नहीं होगा, इसका मतलब राज्य यह नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो यह नहीं कह सकते कि राज्य ही होगा, ठीक है। अगला इसमें क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट स्टेट के ऊपर जो है वो निगेटिव ऑब्लिगेशन वो करता है, जारी करता है। जैसे कहने का मतलब फंडामेंटल राइट हमारा क्या कहता है कि राज्य को ये चीज़ नहीं करना है, और DPSP हमारा क्या कहता है? राज्य को ये चीज़ करना है। तो इसलिए हम DPSP को पॉजिटिव में बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट को निगेटिव बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जहाँ DPSP जहाँ पॉजिटिव ड्यूटी की बात करता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है, वहीं देश की सरकारें जब भी कानून बनाएंगी तो DPSP को ध्यान में रखेंगी। ऐसा कहा गया है कि जब भी देश की सरकारें कोई भी कानून बनाएंगी तो DPSP को ध्यान में रखकर बनाएंगी, फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखकर बनाएंगी कि कहीं उनके द्वारा बनाया गया कानून कहीं फंडामेंटल राइट को वॉयलेट तो नहीं करता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। वहीं संविधान निर्माताओं का सपना एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स थे उनका सपना था कि वो क्या करें, हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसको स्थापित करें, ठीक। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था स्टेट के बारे में, ठीक है। अब हम 4 स्टेट्स में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे उसमें स्टेट में आएंगी। तो इसके अंतर्गत पंचायत हो गई, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, राज्य आदि सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो होती हैं, ये जो संस्थाएं होती हैं, ये अपने अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाने की शक्ति इनको प्राप्त होती है। क्या बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? कानून बनाने की शक्ति इनको प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब स्टेट है। अब इसके डिफिनेशन की हम बात करेंगे तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है? आर्टिकल 12 में इसका डिफिनेशन बताया गया है। कहता है कि सरकार और भारत की संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा राज्य के अंतर्गत आएंगे। जो सरकार जो होती है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो कानून बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सरकार और विधायिका और विधान परिषद किसी राज्य की, ठीक है, वही बताया मैंने अभी। स्टेट चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकार के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा वो सभी लोकल संस्थाएं जो भारत के क्षेत्र में काम आती हैं, जो सभी जो लोकल संस्थाएं होती है, जैसे नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, नगर महानपालिका हो गया, ये सभी संस्थाएं वो सब भी किस में आएंगी? वो भारत क्षेत्र में जो आती हैं उसको भी हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। इसके अलावा
और सभी कह रहा है कि और सभी लोकल तथा अन्य संस्था जो भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं उपयुक्त संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आएंगी। मतलब ये सारी जो संस्थाएं होती हैं इसको हम कह सकते हैं कि ये राज्य के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए लॉ बना रही हैं। और जब कोई भी संस्था किसी व्यक्ति के लिए लॉ बनाती है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो स्टेट के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए कुछ अथॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें है वेबस्टर डिक्शनरी अथॉरिटी के अनुसार वे संस्थाएं जो लॉ एंड ऑर्डर बनाती हैं, रेगुलेशन बनाती हैं, बाई लॉज आदि बनाती है। अभी हमने आपको बताया कि जो संस्थाएं लॉ बनाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगी, रेगुलेशन बनाएंगी, बाई लॉज बनाएंगी, ये सभी किस में आएंगी हमारी? ये सभी हमारी आएंगी अथॉरिटीज़ में, जिसको हम स्टेट कहेंगे। ठीक है, अब लोकल अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं कि लोकल अथॉरिटी क्या कहता है। लोकल अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो ये जो है हमारा जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 3 और सब क्लॉज 31 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जो उसका प्रिंसिपल जो क्लॉज होता है, किसी भी सब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो उसको परिभाषित नहीं कर पाता है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? तो हम सहारा लेते हैं जनरल क्लॉज एक्ट का। ठीक है, आइए हम इसको आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि इसे देश में जितने भी एक्ट हैं उसको परिभाषित करने की जिम्मेदारी जनरल क्लॉज एक्ट की होगी। हमारे देश में जितने भी एक्ट होंगे उसको परिभाषित करने की जिम्मेदारी हमारी किसकी होगी? वो हमारी जिम्मेदारी होगी जनरल क्लॉज एक्ट की। किसकी? जनरल क्लॉज एक्ट की। ठीक है, और इसको कब हम यूज़ करेंगे? जब हमारा उसका जो प्रिंसिपल एक्ट है वो जब उसको परिभाषित नहीं कर पाएगा। ठीक, या उसके पेरेंट लॉ की, बता ना, जो प्रिंसिपल या जो उसका पेरेंट लॉ है, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है किसी भी सब्जेक्ट को परिभाषित करने की। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट लॉ जो है इसे परिभाषित नहीं करता है, तब हम जनरल क्लॉज एक्ट का सहारा लेते हैं, जैसा कभी हमने आपको बताया। ठीक, फिर हमारा क्या कहता है कि वह संविधान के मौलिक कर्तव्य के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्ट ऐसा होना चाहिए जो हमारे संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं, डीपीएसपी, इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जनरल क्लॉज एक्ट के अनुसार लोकल अथॉरिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती और कौन कौन से हमारे आ जाएंगे? इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आदि ये सभी आते हैं। जितने भी ट्रस्ट होते हैं, म्यूनिसिपल आते हैं और क्या आते हैं? लोकल अथॉरिटी। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं? लोकल अथॉरिटीज़ में आती हैं। वहीं अगर हम अदर अथॉरिटी के बारे में बात करें कि अदर अथॉरिटीज़ क्या क्या होती हैं, तो आर्टिकल 12 के अनुसार कौन सी आएंगी? यह एक रेजिड्यूरी पावर है। मतलब अदर अथॉरिटी में उसको शामिल कर दिया गया है जिसका उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। इसको कह दिया गया है ये रेजिड्यूरी पावर है, मतलब समय के अनुसार किसको अथॉरिटी के अंतर्गत लाना है और किसको नहीं लाना है, तो इसका निर्धारण समय के अनुसार किया जाएगा। तो उसी को कहा गया है अदर अथॉरिटी। इसको सीधे उठा के आर्टिकल 12 में रख दिया गया है। ठीक है, यदि कोई संस्था संसद या राज्य विधान मंडल आदि की तरह कार्य करती है तो उसे हम कहेंगे राज्य है। कोई भी संस्था हो गई, अगर वो संसद या राज्य विधान मंडल की तरह कार्य करती है, अभी कैसे कार्य करती है? इनका काम कानून बनाना है। ठीक है, कानून को लागू करना है, तो क्या होगा? इस तरह अगर कोई संस्था कार्य करती है तो हम कहेंगे उसको कि वो हमारा स्टेट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या जो संसद या राज्य विधानमंडल आदि की तरह ही कार्य करती हैं, क्या वही हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती हैं? क्या कोई ऐसी संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे फंडामेंटल जो क्या बोलती हैं राज्य विधानमंडल तथा संसद की तरह कार्य करती, क्या वही हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती हैं? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो इसका जवाब होगा नहीं। इसके अलावा जो भेल होती है, भेल आदि संस्थाएं भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती हैं। ठीक है, उसी में कह रहा है कि 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने आर.डी. शेट्टी वर्सेस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 और अजय हांसिया वर्सेस खालिद मजीद 1981 के केस में कहा। अब क्या कहा इस केस में? इस चीज़ को देखते हैं। इसमें कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई संस्था अस्तित्व में कैसे आई, जबकि यह आवश्यक है उस संस्था के द्वारा किया गया कार्य कैसा है। मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो संस्था है या नहीं है, कैसे वो संस्था इस अस्तित्व में आई, कैसे नहीं आई, बल्कि हम ये देखेंगे कि वो जो संस्था है वो अपना कार्य कैसे कर रही है। ठीक है, वो कैसे अपना कार्य कर रही है तथा वे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं। सिर्फ हमको इससे मतलब होना चाहिए, बाकी हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारा इसका जन्म कैसे हुआ, इस संस्था का जन्म कैसे हुआ। ठीक, तो इसी को आधार बनाते हुए जस्टिस पी.एन. भगवती ने कुछ एजेंसी टेस्ट दिए जिसके आधार पर हम कहेंगे कि कौन सा स्टेट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम चलिए देखते हैं एक एक करके।
जब हम एजेंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो चैप्टर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 182 ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी टेस्ट के बारे में बात करता है। जब भी हम एजेंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो कौन बात करता है कि सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 10 हो गया और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 182 हो गया, वो हमारा एजेंसी टेस्ट के बारे में बात करता है। ठीक, चलिए कोई भी संस्था, अब इसमें एक एक करके समझते हैं। कोई भी संस्था यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह कार्य करे और कार्य को करने में सहयोग करती है तो वो राज्य हो गया। कहने का मतलब है कोई भी संस्था यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्य करने में सहयोग करता है। अब जैसे आप किसी भी आप सुने होंगे कि कोई आउटसोर्सिंग नहीं, कोई मतलब अंडरटेकिंग कोई संस्था है, तो उसको भी कहेंगे कि वो राज्य के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि वो राज्य के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, राज्य की तरह वो भी कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। अब इसके 5 एजेंसी टेस्ट के बारे में, 6 एजेंसी टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार की तमाम संस्थाएं जो सरकार द्वारा फंडिंग दी जाती हैं वह राज्य की श्रेणी में आ जाती हैं। ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं जिसको भारत सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं फंडिंग मिल रही है, सहायता मिल रही है, हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारी स्टेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यदि प्योर फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है फिर भी वो राज्य कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई संस्था है जिसको आधा पैसा सरकार की तरफ से मिल रहा है और आधा वो खुद अपनी तरफ से लगा रही है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये राज्य नहीं है, ये भी हमारा राज्य होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि आधा पैसा भले ही लगा रहा है वो। आउटसोर्सिंग कंपनियों में राज्य की जिम्मेदारी नहीं होगी यदि जिम्मेदारियों के लिए दोनों में संविदा हुई है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है, ठीक है, और आउटसोर्सिंग कंपनी और सरकार के बीच में ये संविदा हो गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि अगर कोई किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम अकेले जिम्मेदार नहीं रहेंगे, आप भी जिम्मेदार रहेंगे। कौन? स्टेट। तो अगर इस तरह की संविदा हुई है तो राज्य भी जिम्मेदार होगा, राज्य अपने आप को उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, जो उसकी स्वायत्ता है। ठीक है, यदि कोई संस्था उसे स्वायत्ता दे सकती है या नहीं दे सकती है तो वह राज्य की श्रेणी में आएगा। कहने का मतलब है कि कोई संस्था है, ठीक है, अगर उसकी स्वायत्ता, कहने का मतलब स्वायत्ता का मतलब है कि उस किसी व्यक्ति को या किसी संस्था कोई लॉ बना सकती है या उसको ख़त्म कर सकती है, तो ये क्या होगा, ये भी राज्य की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये राज्य की तरह कार्य कर रहे हैं। जब राज्य की तरह कोई कार्य करेगा तो हमारा क्या होगा, स्टेट में आ जाएगा। ठीक, नेचर ऑफ ऑटोनॉमी हर जगह बदलता रहता है। ये हर जगह चीज़ बदलता रहेगा कि कहाँ पे राज्य कहा जाएगा, कहाँ पे राज्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कार्य को देखना चाहिए कि उसके जन्म को नहीं देखना चाहिए, वह राज्य होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो हमको सिर्फ कार्य को से मतलब होना चाहिए, ना कि उसके जन्म से मतलब होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ टेस्ट है। और अगला टेस्ट इसमें क्या है कि पहले कोई संस्था सरकार के अधीन कार्य करती थी, जो अब स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य करती है, तो भी राज्य होगा। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि हम सरकार के अंडर में तो हम 4 साल 5 साल पहले कार्य करते थे, अब तो हम कार्य ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो भी स्टेट में कहा जाएगा। ठीक, जैसे कि एनसीपीसीआर तथा एससीपीसीआर को दे दिया गया। अब एनसीपीसीआर जो हमारा केंद्र सरकार का था, इसको एससीपीसीआर में बना दिया गया। ठीक है, तो स्टेट जब एससीपीसीआर बना दिएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि हम तो केंद्र के साथ मिलकर कार्य करते थे, अगर हम किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा दायित्व नहीं होगा, ये केंद्र का दायित्व होगा। तो ऐसा नहीं है, उसमें दायित्व केंद्र का भी और राज्य का भी होगा। मतलब वो जो स्टेट पीसीआर है, जो बाल अधिकार के प्रोटेक्शन के बारे में जो बात करती है, इसका भी क्या होगा, उत्तरदायित्व इसमें होगा। ठीक, यदि किसी संस्था के कार्य को, इसमें कह रहा है कि यदि किसी संस्था के कार्य को राज्य प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं, यदि कर रहा होगा तो वह राज्य होगा। अगर कोई राज्य है, ठीक, मान लीजिए राज्य है, वो किसी संस्था के जो कार्य है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक, वो किसी संस्था को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसको राज्य कहेंगे। अगर वो नहीं कर रहा तो भाई नहीं कहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कौन सी अथॉरिटी होंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, तो कह रहा है भारत को छोड़कर अन्य कोई संस्था जो भारत सरकार के अधीन कार्य करती है, ठीक है,
भारत को छोड़कर मतलब क्या हुआ, भारत के भूभाग को छोड़कर किसी अन्य देश में भी अगर कोई संस्था कार्य कर रही है जो भारत सरकार के अधीन आती है, भारत सरकार के नियमों के पालन के अंतर्गत आती है, तो उसको भी हम कहेंगे कि वो राज्य के अंतर्गत आएगा। वो भी अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उसको भी हम स्टेट के अंदर रखेंगे। फॉर स्टेट, अब चलिए फॉर स्टेट में हम क्या क्या देखेंगे कि जैसे हमारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो गया, ये राज्य हो गया, ठीक है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ये भी स्टेट होता है। इंडियन स्टैटिकल सोसाइटी ये भी स्टेट होता है। अभी हम देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें स्टेट होती हैं। इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चर ये भी स्टेट हो गया। इसी तरह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिहार राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब भी स्टेट है। CSIR भी हमारा स्टेट के अंतर्गत आता है। आगे क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि इनको गांव से गरीबी हटाने के लिए इनको बनाया गया था। मतलब जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ये क्या हुआ, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था कि गाँव से जितनी भी गरीबी है उसको हटाने का कार्य था। तो इसको हम नहीं कहेंगे कि ये स्टेट है, ये स्टेट के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा जो हमारे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, ये जो भी एजेंसी की तरह कार्य नहीं करती हैं, अतः ये भी राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। भाई जब भी ये एजेंसी की तरह कार्य नहीं करेंगे तो स्टेट नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को आर्टिकल 12 का भाग माना गया है, अतः यह राज्य है। मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य कल्याण निगम है वो आर्टिकल उसको 12 में शामिल कर दिया गया था अदर अथॉरिटी के अंतर्गत, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो स्टेट होगा। इसी के साथ साथ आसाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी हमारा राज्य होगा। इसके अलावा 2 केस हमारा आया था, जिसमें पहला केस था AR अंतुले बनाम RS नायक 1988 में। इसमें क्या कहा गया था, इसमें मुख्य रूप से ये बताने की कोशिश की गई थी कि क्या हमारा जो न्यायपालिका होगी वो स्टेट के अंतर्गत आएगी कि नहीं। तो इसमें कहा गया था कि न्यायपालिका यदि कोई ऐसा फैसला देती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो स्टेट की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करती है तो स्टेट की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा अगला केस हमारा क्या था कि जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें BCCI को बताया गया था कि वो राज्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एजेंसी टेस्ट को पास नहीं करती है। इसी तरह हमारा NCERT तथा SCERT भी राज्य के अंतर्गत नहीं है। इसको कहाँ बताया गया था, इसको चंद्रमोहन चंद्र के केस में इसको बताया गया था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे कि कौन से फैक्टर हमारे स्टेट में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो हमारा स्टेट होता है वो क्या होता है, स्टेट के बारे में हमने जाना। इसके अलावा कब हम कहेंगे कि वो स्टेट है, व्हेन हम स्टेट है, और कैसे हम जानेंगे कि वो स्टेट है, हाउ, ठीक है, कौन कौन से स्टेट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स स्टेट होंगे, होम, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट नहीं होंगे, ये सबको हमने जाना। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।